नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। न्यूज 360 डिग्री में आपका बहुत स्वागत है और इस खास न्यूज शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। देश दुनिया के हर कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो खबरें जो होंगी दमदार भी, असरदार भी। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें एक बुलेटिन में देखिए। मुजफ्फरनगर के बगरा क्षेत्र स्थित योग साधना आश्रम में शनिवार सुबह हापुड़ जनपद के एक मुस्लिम परिवार के 6 सदस्यों ने हिंदू धर्म अपनाया। इस घर वापसी कार्यक्रम का संचालन सनातन धर्म के प्रचारक और आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत गंगा, जमुना और सरयू नदी के पवित्र जल से हुई। स्वामी यशवीर महाराज ने परिवार के सभी सदस्यों को आचमन कराकर उनकी शुद्धि की। इसके बाद आश्रम में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें परिवार के सदस्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से आहुति दी। घर वापसी के बाद परिवार के सदस्यों को हिंदू रीति रिवाजों से जोड़ा गया। सभी को गले में भगवा पटका पहनाया गया और जनेऊ धारण कराया गया। मुजफ्फरनगर के बगरा क्षेत्र स्थित योग साधना आश्रम में शनिवार सुबह हापुड़ जनपद के एक मुस्लिम परिवार के 6 सदस्यों ने हिंदू धर्म अपनाया। इस घर वापसी कार्यक्रम का संचालन सनातन धर्म के प्रचारक और आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत गंगा, जमुना और सरयू नदी के पवित्र जल से हुई। स्वामी यशवीर महाराज ने परिवार के सभी सदस्यों को आचमन कराकर उनकी शुद्धि की। इसके बाद आश्रम में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें परिवार के सदस्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से आहुतियां दी। घर वापसी के बाद परिवार के सदस्यों को हिंदू रीति रिवाजों से जोड़ा गया। सभी को गले में भगवा पटका पहनाया गया और जनेऊ धारण कराया गया। इस दौरान उनके नाम भी बदले गए। स्वामी यशवीर महाराज लंबे समय से घर वापसी अभियान चला रहे हैं। उनके अनुसार अब तक उन्होंने 1000 से अधिक परिवारों को हिंदू धर्म में वापस लाने का कार्य किया है। वे योग साधना यशवीर आश्रम के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और गरीब और प्रभावित परिवारों को मूल धर्म में लौटने के लिए प्रेरित भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में दो पक्षों की आपसी कहासुनी में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब जमीनी रंजिश के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बताया जा रहा है यहाँ एक वृद्ध महिला समेत 4 लोगों की हालत गंभीर है, जबकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। वहीं पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और पुलिस पर मार खिलाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं जो घायल हैं उनकी जो स्थिति है वो इस समय नाजुक बनी हुई। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में भिनगा कोतवाली क्षेत्र के खेरी कला स्थित साई पुरवा में पुराने जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में ही ये मारपीट हुई। उन्होंने स्थानीय दारोगा गौतम पर गंभीर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने पैसे लेकर एक पक्ष से मारपीट करवाई। घटना में एक वृद्ध महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल पहुंचने पर घायलों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। भिनगा पुलिस मौके पर तैनात है और स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आरोपों की पुष्टि होने पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए थे कि घुसपैठियों और बांग्लादेशियों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाए, वहीं अब पुलिस हरकत में आई है और बड़े तेज एक्शन में दिख रही है। आज बदायूं में बड़े सरकार की ज़ियारत पर जो वर्षों से लोग रह रहे थे, उनके पास पुलिस का अमली जामा पहुंचा और उनसे 3 पीढ़ियों के कागजात मांगे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अवैध घुसपैठियों, विशेषकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे स्टेट वाइड अभियान के तहत बदायूं जिले में आज बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भारी बल के साथ शहर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बड़े सरकार दरगाह पर छापेमारी की और लंबे समय से वहां झोपड़ियां डालकर रह रहे लोगों की तलाश शुरू की। अधिकारियों ने दरगाह परिसर में रह रहे लोगों से उनके वैध दस्तावेज मांगे और 3 पीढ़ियों तक की जानकारी जुटाई। कुछ लोगों को तत्काल आवास खाली करने के निर्देश भी दिए गए। सूत्रों के अनुसार कई लोग जांच की भनक लगते ही ताले लगाकर भाग निकले। पुलिस ने संदिग्धों की पहचान कर उन्हें वापस उनके मूल देश भेजने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। ये
पोरबंदर जिले में परवल गांव में सगाई के दौरान समारोह में उस समय हड़कंप मच गया जब आरोपी ने वरराज केसवाल ने पिस्तौल निकालकर एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। हमला करने पीड़ित के पक्ष के आरोप है कि वरराज ने कहा कि तुम वो राम चौहान के आदमी हो और इसलिए तुम्हारा तो निपटारा करना पड़ेगा। गुजरात के पोरबंदर जिले के बगबदर में एक सगाई समारोह के दौरान बंदूक की नोक पर हत्या की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी वनराज केशवाला ने कथित तौर पर पिस्तौल दिखाकर डबल मर्डर के एक आरोपी के दोस्त को मारने की कोशिश की। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि वनराज ने कहा, तुम राम चौहान के आदमी हो, इसका निपटारा होना ही चाहिए। वह पोरबंदर कोर्ट में राम चौहान के साथ अखबार पढ़ रहा था और जब मैं कोर्ट आया तो उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया। इसके बाद उसने पिस्तौल निकालकर धमकी दी और हमला करने की कोशिश की। ये घटना 2021 में पोरबंदर के वीरभानु की खांबी के पास हुई डबल मर्डर से जुड़ी बताई जा रही है घटना। उस घटना में वनराज केशवाला के भाई और एक दोस्त की हत्या हो गई थी। वनराज ने उस मामले में दिव्येश के दोस्त राम भाई चौहान ने आरोपी बनाया था। पुरानी रंजिश के चलते ये बदले की कार्रवाई मानी जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। बगबदर पुलिस स्टेशन में वनराज केशवाला के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। रायबरेली में शहर से लेकर गांवों तक फैले आवारा कुत्तों के आतंक को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर जैतूपुर गौशाला में आवारा कुत्ते के लिए पहला अस्थायी शेल्टर हाउस बनाया जाएगा। शेल्टर हाउस में पकड़े गए आवारा कुत्तों को रखा जाएगा और उनकी नसबंदी भी की जाएगी। साथ ही आवश्यक उपचार प्रदान भी किया जाएगा। रायबरेली में शहर से लेकर गांव तक फैले आवारा कुत्तों के आतंक के बीच प्रशासन ने बड़ी राहत की खबर दी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जैतूपुर गौशाला में आवारा कुत्तों के लिए पहला अस्थायी शेल्टर हाउस बनाया जाएगा। ये शेल्टर हाउस नगर पालिका परिषद की ओर से संचालित किया जाएगा, जबकि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में इसका संचालन होगा। शेल्टर हाउस में पकड़े गए आवारा कुत्तों को रखा जाएगा, उनकी नसबंदी की जाएगी और आवश्यक उपचार प्रदान किया जाएगा। उसके अलावा आवारा कुत्तों की जानकारी देने और शिकायत दर्ज कराने के लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे कुत्तों के हमलों पर प्रभावी नियंत्रण होगा। आंकड़ों के मुताबिक रायबरेली में हर महीने लगभग 2200 लोग आवारा कुत्तों के काटने का शिकार हो रहे हैं, जिससे रेबीज जैसी घातक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। इस समस्या को देखते हुए प्रशासन ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि शेल्टर हाउस का निर्माण जल्द शुरू होगा और कुत्तों को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की जा रही है। स्थानीय निवासियों ने इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में कुत्तों का आतंक कम होगा। पावागढ़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। गुजरात के पंचमहाल जिले में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पावागढ़ में शुक्रवार को खाद्य और औषधि विभाग ने गहन निर्देश अभियान बताया। पहाड़ी और तराटी एरियो में जो दुकानें हैं, उसकी फास्ट फूड की जो दुकानें, उसमें सर्च चेकिंग की गई। इस चेकिंग में कई जगह पे पापड़ मसाले और खाद्य चीज एक्सपायर डेट के देखने को मिले, जिसमें 21 से ज्यादा खाद्य को 21 से ज्यादा विक्रेताओं पे कायदे से कार्रवाई की। गुजरात के पंचमहल जिले में प्रसिद्ध यात्रा धाम पावागढ़ में खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने शुक्रवार को गहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान कई खाद्य स्टॉलों और विक्रेताओं से एक्सपायरी डेट वाले पापड़, सॉस और विभिन्न मसाले बरामद किए गए। टीम ने पावागढ़ की पहाड़ियों और तलहटी में स्थित खाद्य स्टॉलों, ट्रकों और अन्य खाद्य विक्रेताओं का व्यापक निरीक्षण किया। कुल 31 खाद्य विक्रेताओं की जांच की गई, जिसमें से 21 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। ये नमूने आगे की जांच और विश्लेषण के लिए सरकारी प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। एक्सपायरी डेट वाले सॉस, पापड़, मसाले आदि खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, जिनकी कुल कीमत 3,429 रुपए बताई जा रही है। विभागीय अधिकारियों ने सभी विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी है कि वे स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें और केवल गुणवत्तापूर्ण और वैध अवधि वाले खाद्य पदार्थ ही बेचें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। पावागढ़ मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। विभाग का यह अभियान श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर चलाया गया। आगे भी ऐसे निरीक्षण जारी रहेंगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर चलती हुई उबर टैक्सी में एक लड़की के साथ बैड टच किया गया। दरअसल
11वीं कक्षा की छात्र ने अपने घर सेक्टर 40 से स्कूल जाने के लिए उबर टैक्सी बाइक बुक की थी और चलती हुई बाइक पर उसके साथ छेड़छाड़ की गई, जिसकी पूरी वीडियो लड़की ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। हालांकि इस पूरी वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने जो व्यक्ति है, टैक्सी ड्राइवर है शाहनवाज उर्फ शानू को मनी माजरा से गिरफ्तार कर लिया है और बयानों के आधार पर और वीडियो के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 40 क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां उबर बाइक टैक्सी राइडर ने स्कूल जा रही एक छात्रा के साथ चलती बाइक पर छेड़छाड़ की। पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए खुद घटना का वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शाहनवाज उर्फ शानू को मनी माजरा से गिरफ्तार कर लिया है। घटना शुक्रवार सुबह की है। सेक्टर 40 से स्कूल जाने के लिए 11वीं कक्षा की छात्रा ने उबर ऐप से बाइक टैक्सी बुक की। बुकिंग में यूपी नंबर की बाइक दिखाई गई, लेकिन आरोपी हिमाचल प्रदेश नंबर की बाइक लेकर पहुंचा। राइड शुरू होते ही आरोपी ने एक हाथ से बाइक चलाते हुए दूसरे हाथ से छात्रा की जांघ पर हाथ रखकर छेड़छाड़ शुरू कर दी। छात्रा के विरोध करने पर उसने धमकी दी और बाइक की स्पीड बढ़ा दी, जिससे दोनों सेक्टर 37 और 38 चौक के पास गिर गए। आरोपी मौके से फरार हो गया। छात्रा ने वीडियो बनाकर अपने परिजनों को सूचना दी और सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। वीडियो वायरल होने के बाद महिलाओं की सुरक्षा और राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स की मॉनिटरिंग पर गंभीर सवाल उठे हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन की मदद से आरोपी को पकड़ा है। नडियाद शहर में नगर पालिका ने अवैध निर्माण को हटाने की एक बड़ी कार्यवाही की, जहां पे पटेल बेकरी के पास स्थित एक सोसाइटी के सरकारी रास्तों पर जो अतिक्रमण था उसे सरकारी बुलडोजर ने तोड़ दिया, जिसमें 7 घरों को ध्वस्त कर दिया गया और सरकारी रास्तों को खोल दिया गया, जिसमें वहां के लोकल लोगों ने राहत की अब सांस ली है। गुजरात के नडियाद शहर में चल रहे प्रेशर फ्री कैंपेन के तहत नगरपालिका टीम ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। पटेल बेकरी और भाग्योदय कैटर्स के पास स्थित सोसाइटी एरिया में सरकारी सड़क पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। स्थानीय निवासियों की लिखित शिकायत मिलने के बाद म्यूनिसिपल टीम मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि सोसाइटी के कुछ घर मालिकों ने गैर कानूनी तरीके से सड़क पर रैंप, अतिरिक्त रैंप और छोटे डिवाइडर बना लिए थे। इससे सड़क की चौड़ाई कम हो गई थी, जिससे वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही थी। प्रेशर कम करने वाली विशेष टीम ने कुल 7 घरों के इन अवैध निर्माणों को तोड़ दिया और सड़क को उसके मूल रूप में बहाल कर दिया। कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विरोध नहीं हुआ। इस कार्रवाई के बाद सड़क पूरी तरह खुल जाने से इलाके के लोगों में राहत की लहर है। स्थानीय निवासियों ने नगरपालिका का आभार जताया और कहा कि अब ट्रैफिक जाम और दुर्घटना का खतरा कम हो जाएगा। नगरपालिका अधिकारियों ने बताया कि प्रेशर फ्री कैंपेन शहर भर में जारी है और आगे भी ऐसी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील की गई है कि सार्वजनिक सड़कों पर किसी तरह का अतिक्रमण न करें। सूरत अर्बन डेवलपमेंट जो ग्रामीण विस्तार है, यहाँ सूरत के सचिन विस्तार के बाजू में आए भांज गांव में हम खड़े हैं। यहाँ पे अवैध बिल्डिंगों का जो जिस तरह से निर्माण हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये अर्बन डेवलपमेंट जो सूरत का विभाग है, जो शहर विकास अधिकारी का विभाग है, उस विभाग के दायरे में आने वाले ग्रामीण विस्तार में ये निर्माण अवैध रूप हो रहे हैं। गए साल इसी तरह की एक इमारत सूरत के पाली विस्तार, जो विस्तार है सूरत शहर के अंदर पाली विस्तार, इस तरह की बहुमाली इमारत 1 साल की 2 साल की बनी हुई इमारत सूरत के सचिन इंडस्ट्रियल जोन और आसपास के ग्रामीण इलाकों जैसे पाली, बांज और अन्य क्षेत्रों में एक बार फिर अवैध बहुमंजिला इमारतों का निर्माण जोरों पर चल रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सूरत अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि सूडा ग्राम पंचायतों के सरपंच और पटवारी की कथित मिलीभगत से बिल्डर धड़ल्ले से बिना अनुमति के 4-5 मंजिला इमारतें खड़ी कर रहे हैं। ये मामला उस दर्दनाक हादसे की याद ताज़ा कराता है जो ठीक 1 साल पहले जुलाई 2024 में सचिन के पाली गांव में हुआ था। उस समय एक अवैध 6 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। जांच में पता चला था कि इमारत बिना बिल्डिंग यूज परमिशन और सेफ्टी नॉर्म्स की बनाई गई थी। उस हादसे के बाद प्रशासन ने सख्ती का दिखावा किया, लेकिन अब फिर वही स्थिति बन रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण यहाँ किराए की मोटी कमाई का लालच बिल्डरों को बेकाबू बना रहा है। ये अवैध इमारतें बाद में रेसिडेंसी या सोसाइटी के नाम से रजिस्टर करा ली जाती हैं।
इनमें न सड़कें हैं, न गटर, न स्ट्रीट लाइट और न ही कोई बुनियादी सुविधाएं। सबसे चिंताजनक बात तो ये है कि कई इमारतें नेशनल हाईवे 48 के किनारे बनी हैं और बिल्डरों ने बिना NHAI की अनुमति के हाईवे के बरसाती नालों में अवैध सीवरेज कनेक्शन जोड़ दिए थे। बदायूं के जिला महिला चिकित्सालय के SNCU वार्ड में नवजात शिशुओं के इलाज में गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। परिजनों का कहना है कि यहाँ स्टाफ जब तक पैसे नहीं ले लेता तब तक इलाज नहीं करता। सरकारी सुविधाओं को छिपाकर इलाज किया जाता है। बदायूं के जिला महिला अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट यानी कि SNCU वार्ड में नवजात शिशुओं के इलाज को लेकर भ्रष्टाचार और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिजनों का दावा है कि वार्ड स्टाफ बिना पैसे लिए इलाज नहीं करता और सरकारी सुविधाओं को छिपाकर मरीजों से अवैध वसूली की जाती है। आरोपों के अनुसार SNCU में बेड उपलब्ध कराने के लिए 2000 रुपए की रिश्वत मांगी जाती है। अगर पैसे नहीं दिए जाते हैं तो बेड खाली नहीं कहकर टाल दिया जाता है। भर्ती होने के बाद परिजनों से 600 रुपए का दूध और अन्य सामग्री दुकानों से मंगवाई जाती है, जबकि सरकार द्वारा दूध और सभी जरूरी चीजें मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। हर शिफ्ट में स्टाफ को चाय नाश्ते का सामान भी मंगाया जाता है। पैसे ना देने पर परिजनों को धमकाया जाता है और बच्चे की हालत गंभीर बताकर रेफर करने की धमकी दी जाती है। एक ताजा मामला 9 दिसंबर का बताया जा रहा है, जहां एक नवजात को भर्ती कराया गया। परिजनों से 1500 रुपए की डिमांड की गई, जो पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद कथित तौर पर उचित इलाज नहीं किया गया और दूध पिलाते समय बच्चे के मुंह से खून निकलने लगा। परिजनों ने इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। झांसी जनपद के मोट थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव एवं उनके सहयोगी अनिल यादव उर्फ मामा, जो कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे, उनमें से एक मुख्य आरोपी अनिल यादव, जो कि 25,000 का इनामी घोषित था, ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। लेकिन मुख्य आरोपी पूर्व विधायक दीप नारायण यादव अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। झांसी के मोट कोतवाली क्षेत्र में दर्ज एक मुकदमे में एक बड़ा अपडेट सामने आया। पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक दीप नारायण सिंह यादव उर्फ दीपक यादव और नामजद आरोपी अनिल यादव उर्फ मामा के खिलाफ चल रही पुलिस की कार्रवाई में एक आरोपी ने सरेंडर कर दिया, जबकि मुख्य आरोपी अब भी फरार है। लगातार पुलिस की दबिश और छापेमारी की तपिश झेल रहे अनिल यादव उर्फ मामा ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इनाम घोषित आरोपी के सरेंडर से मामले में कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की गिरफ्तारी अभी भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मुकदमे में वांछित दीप नारायण सिंह यादव का कोई सुराग या आता पता नहीं चल सका है। पुलिस टीमें उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं और दबिश तेज कर दी गई है, लेकिन फरारी बरकरार है और अब ये पूरा मामला क्षेत्र में राजनीतिक और आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अनिल यादव के सरेंडर के बाद पुलिस अब पूर्व विधायक पर शिकंजा कसने की कोशिश में जुट गई है। मामले की आगे की जांच जारी है और दोनों पक्षों के दावों की पड़ताल भी की जा रही है। हालांकि स्थानीय लोग इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और पुलिस से शीघ्र गिरफ्तारी की उम्मीद भी कर रहे हैं। मरिया सामान्य वन मंडल चंदिया क्षेत्र में करबी नदी के किनारे एक बाघ का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। खबर मिलते ही वन मंडल के आला अधिकारी और टीम मौके पर पहुंच गई है। शुरुआती प्रारंभिक जांच में जहर देने या शिकार करने की आशंका जताई जा रही है, जिसको देखते हुए वन विभाग की टीम ने पूरे मामले की सर्चिंग शुरू कर दी। उमरिया के सामान्य वन मंडल के चंदिया वन परिक्षेत्र में बड़ी खबर सामने आई, जहां पर F10 अपार्टमेंट में करबी नदी के किनारे एक बाघ का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। जानकारी मिलते ही वन विभाग के आला अधिकारी और टीम मौके पर पहुंच गए। शुरुआती जाँच में शव की हालत को देखते हुए शिकार या जहर देने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पूरे क्षेत्र को घेरा बनाकर जंगल की गहन सर्चिंग शुरू कर दी गई है। मौके पर डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया गया, जो संदिग्धों का पता लगाने में मदद कर रही है। वन विभाग की टीमों को आसपास के इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है और संभावित आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये घटना उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे हुए क्षेत्र की है, जहां पर वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर पहले भी सतर्कता बरती जाती रही है।
वन अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सटीक और सही कारणों का पता चल पाएगा। अगर ये शिकार का मामला साबित हुआ तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वन्य जीव प्रेमी और स्थानीय लोग इस घटना से स्तब्ध हैं और दोषियों पर कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। हालांकि मामले की आगे की जांच जारी है। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में राणा बंधुओं की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बता दें, जहां लगातार ईडी की कार्रवाई पिछले 24 घंटे से जारी है, वहीं सहारनपुर के औषधि विभाग द्वारा इनकी 2 कंपनियों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। सहारनपुर में कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार के मामले में तूल पकड़ लिया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने विशाल राणा और विभोर राणा की जीआर ट्रेडिंग कंपनी तथा अबॉट हेल्थ केयर की औषधि विक्रय लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का काम किया। ये कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और लखनऊ एसटीएफ की संयुक्त जांच के बीच हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि लाइसेंस रद्द करने का आदेश ठीक उसी समय जारी किया गया जब ईडी की टीमें राणा बंधुओं के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। बीते 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद ईडी की कार्रवाई जारी है। टीम कागजातों, व्यापारिक दस्तावेजों, लेन देन रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस की गहन जांच में जुटी हुई है। सुरक्षा के मद्देनजर परिसरों में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई। सूत्रों के अनुसार मुख्य आरोपी विभोर राणा से जुड़े गतिविधियों और फिर वित्तीय लेन देन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। ये मामला कोडीन आधारित कफ सिरप की बड़े पैमाने पर अवैध सप्लाई और ब्लैक मार्केटिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसने स्वास्थ्य विभाग से लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों तक को सक्रिय कर दिया है। औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि लाइसेंस रद्द होने से इन कंपनियों की सभी दवा बिक्री गतिविधियां तुरंत प्रभाव से बंद हो गई हैं। आगे की जांच में और भी खुलासे होने की पूरी उम्मीद है। ईडी और एसटीएफ की टीमों ने लगातार संदिग्धों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। ये कार्रवाई नशीले पदार्थों के दुरुपयोग यानी गलत इस्तेमाल पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताई जा रही है। मामले में आगे की जांच पड़ताल जारी है और नए अपडेट्स का इंतजार है। गिर सोमनाथ के वेरावल तालुके से एक घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें एक महिला की सार्वजनिक तौर पे चाकू मार के हत्या कर दी है और इस हत्या का आरोप उसी के पति पर लगाया गया था। लेकिन वहीं दूसरी ओर उस पति की भी कब्रिस्तान से लाश बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने भी जहर पी के आत्महत्या कर ली है। अब पुलिस आगे की जांच कर रही है और दोनों कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। गिर सोमनाथ के वेरावल तालुका में दारी में सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया। दरअसल कल सुबह चंपाबेन उर्फ हीराबेन नाम की महिला की सार्वजनिक रूप से चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप उनके ही पति विनोद भाई धोलिया पर लगा था, जो ततीवेला गांव में रहने वाले हैं। हीराबेन अपने पीहर में यानी अपने मायके में दारी गांव में एक दर्जी की दुकान पर काम कर रही थी। सुबह 8 से 9 बजे के बीच में आरोपी ने चाकू से वार कर उनकी हत्या कर दी और चाकू और बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की थी। आज सुबह एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब फरार आरोपी पति विनोद भाई धोलिया का शव दारी गांव के कब्रिस्तान में बरामद हुआ। प्रारंभिक और शुरुआती जांच पड़ताल में पता चला है कि विनोद ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सूत्रों के अनुसार हीराबेन की शादी कई साल पहले विनोद धोलिया से हुई थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। हालांकि कई महीनों से बिना किसी झगड़े और विवाद के हीराबेन पीहर यानी अपने मायके में रह रही थी, जिससे पति पत्नी में अनबन हो गई थी। करीब 5 महीने पहले हीराबेन ने आईपीसी की धारा 498A के तहत पति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी। अब माना यह जा रहा है कि इसी रंजिश और विवाद के चलते ये हत्या हुई और बाद में आरोपी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल में जुटी हुई है और दोनों घटनाओं के बीच के कनेक्शन की पड़ताल भी की जा रही है। हरियाणा के यमुनानगर के अंदर एक सनसनीखेज हत्याकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। एडिशनल सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज वरुण के पिता और तरसेम और सौतेली मां जो है उसके ऊपर 22,000 रुपए का और 12,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हरियाणा के यमुनानगर में 3 साल पहले हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज RS डिमरी की अदालत ने मृतक बच्चे वरुण के सौतेले पिता तरसेम और सगी मां सीमा को उम्र कैद की सजा सुना दी है। साथ ही साथ दोनों पर क्रमशः 22,000 रुपए के और 12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये मामला 11 दिसंबर 2022 का है, जब एक गोताखोर को बोरी में बंद बच्चे की लाश मिली थी। लाश के हिस्से काट दिए गए थे।
टांगे अलग की गई थी और गर्दन पर कई गहरे घाव भी थे। घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने गहन तफ्तीश शुरू की और सीसीटीवी फुटेज की मदद से अहम सुराग हाथ लगे। एक सफेद रंग की गाड़ी के आने जाने के फुटेज समेत अन्य सबूतों के आधार पर मृतक के सौतेले पिता तरसेन और सगी मां सीमा को गिरफ्तार किया गया। जांच में कई एंगल से पड़ताल की गई, जिसके बाद दोनों को दोषी करार दिया गया। जिला उप न्यायवादी सुधीर सिंधर ने बताया कि कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए कड़ी सजा सुनाई है। पीड़ित पक्ष और स्थानीय लोगों ने फैसले का स्वागत किया, जबकि दोषियों के पक्ष से अपील करने की संभावना भी जताई जा रही है। फिलहाल न्यूज 360 में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्ते।